केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। पहला है एडिशन रिएक्शंस। एल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है, इसीलिए एडिशन रिएक्शन इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन। और इसके लिए जो कैटलिस्ट यूज होता है हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए एल्कीन में या एल्काइन में, आप निकेल 300 यूज कर सकते हैं। अगर रूम टेम्परेचर पे करना चाहते हैं तो प्लैटिनम या पैलेडियम यूज कर सकते हैं। तो इथेन यहाँ पे मिल जाएगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, एक एक वैलेंसी फ्री होगी कार्बन पे और एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। एडिशन ऑफ हेलोजन, अगर आप हेलोजन यहाँ पे ऐड करते हैं तो हेलोजन के लिए सॉल्वेंट आपको नॉन पोलर लेना पड़ेगा, मे बी कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड, दोनों में से कोई भी ले लीजिए। तो यहाँ क्या होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, एक Cl इधर एक Cl इधर, ये इथाइलिन डाइक्लोराइड आपका बन जाएगा। इथाइलिन क्या है आपका? इथेन के आपने दो H एडजेसेंट कार्बन एटम से हटाए तो दो Cl को छुपा लीजिए, बची हुई चीज इथाइलिन है। आपने Cl लगाया तो डाइक्लोराइड कह दीजिए, Br लगाया तो डाइब्रोमाइड कह दीजिए। ऐसे ही अगर आप प्रोपीन के अंदर, दिस इज प्रोपीन, प्रोपीन के अंदर अगर आप ब्रोमीन ऐड करते हैं, ब्रोमीन का कलर होता है रेडिश ब्राउन। सॉल्वेंट आप अगेन CH2 CCl4 कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट यहाँ पे ले सकते हैं। एक डबल बॉन्ड पे टूटेगा, वैलेंसी फ्री होगी दोनों कार्बन पे, एक Br इस कार्बन पे, एक Br इस कार्बन पे। और अब ये प्रोपाइलिन हो गया। प्रोपाइलिन में आपने क्या किया, दो Br हटा लीजिए, बचे हुए रेडिकल को क्या बोलते हैं? प्रोपाइलिन। और यहाँ पे Br जुड़ जाएगा तो ये प्रोपाइलिन डाइब्रोमाइड आपका बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हेलोजन का एडिशन होगा, बट ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का टेस्ट है ये। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का टेस्ट कैसे? क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन का कलर था रेडिश ब्राउन, और जब ये ऐड हो गया तो ये क्या हो गया? कलरलेस, यानी कि डीकलराइज हो गया इसका रेडिश ब्राउन कलर। सो जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को टेस्ट करना हो आप ब्रोमीन यूज कर सकते हैं। इवन क्लोरीन का कलर भी ग्रीनिश येलो होता है, बट ये प्रॉम्प्ट है तो ये आपको विजिबल काफी अच्छे से दिखेगा। तीसरा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एसिड। मार्कोनिकॉफ रूल है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। देखिए हैलोजन एसिड कौन से होते हैं? हैलोजन एसिड मतलब HI, HBr, HCl, ये हैलोजन एसिड है। HF यूज मत करिएगा। तो ये हैलोजन एसिड है, और यहाँ पे हम सबसे पहले एक सिमेट्रिकल एल्कीन ले रहे हैं, सिंपल एल्कीन, सबसे छोटी एल्कीन जो है इथीन। इथीन एक सिमेट्रिकल एल्कीन है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्रिकल एल्कीन? डबल बॉन्ड के दोनों तरफ अगर कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर सेम है, बराबर है, तो आप इसे सिमेट्रिकल एल्कीन बोलते हैं। जैसे यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है डबल बॉन्ड के, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन है, सो दिस इज सिमेट्रिकल एल्कीन। इसके अंदर अगर आप HBr, HCl, HI कोई भी रिएजेंट ऐड करते हैं तो किसी भी कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड के आप H लगा दीजिए और किसी भी कार्बन एटम पे Br। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने यहाँ पे इस कार्बन एटम पे H लगाया, यहाँ पे Br लगाया, ठीक है। आपने कहा नहीं हम Br यहाँ लगाना चाहते हैं ऊपर और H यहाँ पे, चलेगा, एक ही कंपाउंड मिलेगा आपको, इथाइल ब्रोमाइड। लेकिन अगर आप प्रोपीन के अंदर HCl, HBr, HI ऐड करते हैं तो वहां पे एक रूल फॉलो करना पड़ेगा जिसका नाम है मार्कोनिकॉफ रूल। अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या है और इसको कब फॉलो किया जाता है? देखिए एल्कीन आपने ली है, और अगर ये एल्कीन अनसिमेट्रिकल है, दैट मीन्स कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन और हाइड्रोजन बराबर नहीं है, तो आप यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कर रहे हैं। पहली चीज तो चेक करिए क्या एल्कीन अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल मींस दोनों तरफ कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर बराबर नहीं है। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड के इस तरफ दो कार्बन है, इधर एक कार्बन, डबल बॉन्ड के इस तरफ दो हाइड्रोजन है और यहाँ पे चार हाइड्रोजन है, तो ये बराबर नहीं है, अनसिमेट्रिकल है। और दूसरा ये चेक करिए कि यहाँ पे क्या आपका अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। अनसिमेट्रिकल रिएजेंट और सिमेट्रिकल में क्या अंतर है? देखिए सिमेट्रिकल ये हो गया था दोनों एटम सेम है, ब्रोमीन और ब्रोमीन, क्लोरीन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। और अनसिमेट्रिकल है जहाँ पे दोनों एटम जो ऐड हो रहे हैं वो डिफरेंट है। एक पॉजिटिव है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव एंड हो जाएगा नेगेटिव एंड, तो इसे कहते हैं अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। तो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को अगर आप ऐड करते हैं वो भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, तो आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है क्या? मार्कोनिकॉफ रूल।
और ये मार्कोनिकॉफ रूल क्या स्टेट करता है ये यहाँ पे देखते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट और एक है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट कौन सा हुआ, ये वाला, दिस इज नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल। एडिंग मॉलिक्यूल को अडेंडम भी बोलते हैं। गोज टू लीस्ट हाइड्रोजनेटेड कार्बन एटम, लीस्ट हाइड्रोजनेटेड कार्बन एटम, लेकिन कौन सा, जो डबल बॉन्ड कार्बन एटम जिनके बीच में, डबल बॉन्ड जिन कार्बन एटम के बीच में, उसमें से सबसे कम हाइड्रोजन किस पे है, इस पे। इस पे 2 हाइड्रोजन है, इस पे 1 हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड दोनों कार्बन एटम के बीच में होना चाहिए। तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन एटम पे जाएगा डबल बॉन्ड के जो लीस्ट हाइड्रोजनेटेड है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं Br यहाँ चला गया और H जो था वो यहाँ पे ऐड हो गया, डबल बॉन्ड खत्म। एंड दिस रूल इज कॉल्ड एज मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एल्कीन का अनसिमेट्रिकल होना, रिएजेंट का अनसिमेट्रिकल होना। अगर ऐसा है तो डबल बॉन्ड के कार्बन एटम को ऑब्जर्व करिए, जहां पे सबसे कम हाइड्रोजन है उस कार्बन एटम पे नेगेटिव पार्ट ऐड होगा और जो पॉजिटिव पार्ट है वो जाएगा उस कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड के जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। इसको नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है ही नहीं। तो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड आपको मिल गया, जिसको 2 ब्रोमोप्रोपेन भी आप बोल सकते हैं। अब इसका ठीक उल्टा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में आप वही अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ले रहे हैं और वही सेम अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले रहे हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, एरो पे आपको पेरोक्साइड लेना है। द नेगेटिव पार्ट, अब क्या होगा, अब नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल, गोज टू मोस्ट हाइड्रोजनेटेड कार्बन एटम कैरिंग डबल बॉन्ड। तो अब ये नेगेटिव पार्ट, अगर ये यहाँ पे पेरोक्साइड लिख दें हम और यहाँ पे Br नेगेटिव, अब इस कार्बन एटम पे जाएगा जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन। सो दिस इज कॉल्ड एज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का रिएक्शन हम देखते हैं। प्रोपीन हमने लिया, HBr हमने ऐड किया पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो जो नेगेटिव पार्ट है Br नेगेटिव, ये कहाँ पे जाएगा, ये उस कार्बोएटम पे जाएगा जहाँ पे डबल बॉन्ड के उस कार्बोएटम पे जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन है, मोस्ट हाइड्रोजनेटेड, और परऑक्साइड यहाँ पे होना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं Br यहाँ पे आ गया, तो ये बन गया 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो आपने प्रोपीन से 2 ब्रोमोप्रोपेन भी बनाया और प्रोपीन से आपने 1 ब्रोमोप्रोपेन भी बनाया। तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, जिसको हम परऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं क्योंकि परऑक्साइड की प्रेजेंस में हो रहा है। इसको जिन्होंने डिस्कवर किया था उनका नाम खराश है, तो खराश इफेक्ट भी कहते हैं और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी कहते हैं। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल दोबारा पढ़ लेते हैं। ऑन एडिंग अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल या अडेंडम goes to most hydrogenated carbon atom carrying double bond। तो ठीक है, इसका उल्टा हो रहा है, बट ये ध्यान रखना है कि यहाँ पोलर मैकेनिज्म फॉलो होता है, यानी कि ये टूटता है तो दो पोल्स हो गए ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये पोलर मैकेनिज्म फॉलो होता है, यहाँ पे आपको चार्जेस दिखते हैं। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में देखिए फ्री रेडिकल कैसे बनता है, अगर हम यहाँ पे H और Br के बीच के इस लोन पेयर के बारे में सिर्फ बात करें, तो यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन, ये इस तरीके से बॉन्ड टूटा है आपका कि एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया और एक, इसको बोलते हैं होमोलिटिक फिजन। दिस इज कॉल्ड एज होमोलिटिक फिजन, रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको बताया था। तो होमोलिटिक फिजन के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से यहाँ पे टूटते हैं और ये फ्री रेडिकल्स बन गए। ये हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल है, ये ब्रोमीन का फ्री रेडिकल है। अब ये रिएक्शन को चलाते हैं। तो एक चीज तो ये ध्यान रखनी है। दूसरा ये ध्यान में रखना है कि ये 3 रिएजेंट्स, देखिए मार्कोनिकॉफ रूल में ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी पोलर रिएजेंट ले सकते हैं मार्कोनिकॉफ रूल में, यानी कि ये वाले रूल के अंदर आप HCl, HBr, HI तो यूज कर सकते हैं, इसके अलावा वाटर यूज कर सकते हैं इसके, क्योंकि ये भी देखिए पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट यहाँ पे भी आप HCN यूज कर सकते हैं, H2SO4 यूज कर सकते हैं, H.HSO4, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट यहाँ पे है। तो यहाँ जहाँ पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट पॉसिबल है वहां पे आप मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कर सकते हैं बिना पेरोक्साइड के। बट
अगर आप एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कर रहे हैं तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इन तीनों में से HI, HBr और HCl में से सिर्फ HBr ही फॉलो करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लिखें तो HBr ही यूज करिएगा, HCl और HI नहीं। इसका जवाब हम आगे अभी पढ़ते हैं कि क्या रीजन है कि हम HBr ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में ये पूछा जाता है कि कौन सा पेरोक्साइड लें, तो आंसर है इसका बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड आपको यहाँ पे यूज करना है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, क्योंकि यहाँ पे फ्री रेडिकल रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के तौर पे काम करते हैं, जबकि मार्कोनिकॉफ रूल में कार्बोकेटाइन बनता है, पोलर मैकेनिज्म बनता है, वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है कार्बन एटम पे। ओनली हेलोजन एसिड यूज्ड इन पेरोक्साइड इफेक्ट, यानी कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और खराश इफेक्ट का एक नाम पेरोक्साइड इफेक्ट भी है। तो जो आप हेलोजन एसिड यहाँ पे यूज कर सकते हो वो से HBr है, ओनली HBr, HCl और HI नहीं कर सकते। क्यों? HCl and HI cannot be used। रीजन ये है कि फ्री रेडिकल्स की जो एनर्जी होती है बॉन्ड को तोड़ने के लिए वो सिर्फ HBr पे ही एप्लीकेबल हो रही है। HBr का बॉन्ड आसानी से ये फ्री रेडिकल तोड़ सकता है। ये फ्री रेडिकल कहाँ से आएगा? पेरोक्साइड से। ये पेरोक्साइड क्यों यूज करते हैं? क्योंकि पेरोक्साइड सबसे पहले हमको फ्री रेडिकल देता है इस रिएक्शन को कैरी आउट करने को, HBr को फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट करने को। जब इसके फ्री रेडिकल बन जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये रिएक्शन चला लेंगे। तो पेरोक्साइड इज अ सोर्स ऑफ फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल आपको पेरोक्साइड से मिले, उसने HCl का बॉन्ड वो तोड़ नहीं पाए। टूटना तो ऐसे चाहिए था, फ्री रेडिकल बनने चाहिए थे, लेकिन ये बनी नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई है। जितनी छोटी बॉन्ड लेंथ, अगर HI, HBr, HCl में देखें तो सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ इसकी है, उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा जितनी छोटी बॉन्ड लेंथ होती है। बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है। तो उस वजह से ये काफी स्ट्रांग बॉन्ड है, और पेरोक्साइड के जो ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जो फ्री रेडिकल बनते हैं वो इस बॉन्ड को तोड़ नहीं पाते। तो जब फ्री रेडिकल ही नहीं बनेंगे तो आगे रिएक्शन चलेगा ही नहीं। दूसरा, चलिए, HI की बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ी होती है, आसानी से बॉन्ड टूट जाता है। फ्री रेडिकल के पास पूरी पावर है यहाँ पे फ्री रेडिकल में हाइड्रोजन और आयोडाइड के तोड़ने की। बट जैसे ही आयोडाइड के दो फ्री रेडिकल आपस में जुड़ेंगे, मतलब आपस में बनेंगे, तो वो कंबाइन करके क्या बना देंगे? I2। फ्री रेडिकल डिस्ट्रॉय हो गए, तो इसलिए ये आगे रिएक्शन चल नहीं पाएगा। तो इस रीजंस की वजह से HCl और HI पेरोक्साइड इफेक्ट यानी कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या खराश इफेक्ट नहीं देते हैं। एडिशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड क्या होता है? HClO। HClO, जब क्लोरीन को पानी में डालते हैं तो दो तरह के एसिड मिलते हैं, HCl और HClO। तो हाइपोक्लोरस एसिड अगर आप इथीन में ऐड कर रहे हैं जो सिमेट्रिकल एल्कीन है, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन हाइड्रोजन बराबर है, तो कहीं पे भी OH लगा दीजिए, किसी भी कार्बन एटम पे, किसी भी कार्बन एटम पे Cl लगा दीजिए। तो OH आपने यहाँ लगा दिया, आप कहोगे नहीं हम तो यहाँ OH लगाएंगे, यहाँ Cl लगाएंगे, उल्टा कर दीजिए तो भी नाम यही रहेगा, इथाइलिन। इथाइलिन क्या होता है? OH और Cl हटा दीजिए, बची हुई चीज को इथाइलिन कहते हैं। इथेन के दोनों कार्बन एटम पे एक एक H कम कर दिया। और क्लोरोहाइड्रिन, जब एक ही मॉलिक्यूल में OH और Cl मौजूद होते हैं तो उन्हें क्लोरोहाइड्रिन्स कहते हैं, कॉमन नेम है। और अगर इसका UPSC नेम आप बनाएंगे तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे फंक्शनल ग्रुप है, तो 2 क्लोरो इथेनॉल। तो कन्वर्जन आते हैं इथीन टू 2 क्लोरो इथेनॉल या इथाइलिन टू इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन। ये कन्वर्जन में कॉमन और IPSC ने बताने चाहिए। लेकिन अगर आप प्रोपीन के अंदर हाइपोक्लोरस एसिड ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होगा? अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, तो यहाँ पे फॉलो होगा मार्कोनिकॉफ रूल। तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा, और ये रूल के हिसाब से नेगेटिव पार्ट उस कार्बन एटम पे जाना चाहिए जहां पे कि कम हाइड्रोजन होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इनमें से नेगेटिव पार्ट क्या है? नेगेटिव पार्ट जनरली यहाँ पे जो गलती से लिया जाता है वो Cl है, जबकि Cl नेगेटिव पार्ट नहीं है, OH है, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Cl। तो OH कहाँ जाएगा? इस वाले कार्बन एटम पे जहां पे कम हाइड्रोजन है, और यहाँ जाएगा Cl।
ये गलती मत करिएगा कि Cl को नेगेटिव पार्ट मान के यहाँ भेज दें, अदरवाइज ये कंपाउंड गलत हो जाएगा। तो हाइपोक्लोरस एसिड में ये आपका जो है ये आपका नेगेटिव पार्ट है, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। तो प्रोपाइलीन क्लोरोहाइड्रेन आपको मिल गया, बट Cl और OH की पोजीशन डिसाइड करेगी कि आपका कंपाउंड सही है या नहीं है, क्योंकि IUPAC नेम बदल जाएंगे। एडिशन ऑफ वाटर, वाटर एक क्या है, पोलर कंपाउंड है, इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो नेगेटिव पार्ट यहाँ पे भी सिमेट्रिकल एल्कीन नहीं है, अनसिमेट्रिकल है, आइसोब्यूटाइलिन कहते हैं या 2-मिथाइल प्रोपीन। तो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन हाइड्रोजन बराबर नहीं है, तो OH कहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड के उस कार्बन एटम पे जहाँ पे कम हाइड्रोजन है। तो यहाँ एक भी नहीं है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो OH यहाँ चला गया और ये बन गया टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो कन्वर्जन आ सकता है आइसोब्यूटाइलिन टू टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल या 2-मिथाइल प्रोपीन टू 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। एसिडिक मीडियम, कोई भी डाइल्यूट एसिड आप ले सकते हैं, रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर आप इथीन में या किसी भी बड़ी एल्कीन में आप अगर ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में वैसे होता है, कैटलिस्ट या सिल्वर यूज किया जाता है। सिल्वर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आप इसको जब ऐड करते हैं तो डबल बॉन्ड तोड़ दीजिए एल्कीन का, जो भी एल्कीन आपने ली है, प्रोपीन, ब्यूटीन, तो वह डबल बॉन्ड तोड़ के आप इस तरीके से ऑक्सीजन को यहाँ पे जोड़ दीजिए। यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड रह गया और दो एक वैलेंसी जो फ्री हुई वो ऑक्सीजन से जुड़ गई। इसको एपॉक्सी ग्रुप बोलते हैं या इसे साइक्लिक ईथर भी कहा जाता है। दिस इज साइक्लिक ईथर, ऑक्सीरेन वगैरह ये बोल सकते हैं। तो साइक्लिक ईथर्स के नाम है 1,2 एपॉक्सी ईथेन, या आप एक तरह का इसको साइक्लिक ईथर मान सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये एडिशन ऑफ ओजोन, ओजोनोलिसिस। देखिए ओजोनोलिसिस दो चीजों की कॉम्बिनेशन है, एक तो ओजोनाइट फॉर्मेशन, एडिशन ऑफ ओजोन। एडिशन ऑफ ओजोन डबल बॉन्ड में कैसे होता है समझिए, एल्कीन में कैसे होता है। हमने सिंपलेस्ट एल्कीन ली है इथीन, डबल बॉन्ड की पोजीशन पकड़िए, जब ओजोन ऐड होगा तो पूरा बॉन्ड टूट जाएगा, एक भी बॉन्ड नहीं बचेगा दोनों कार्बन के बीच में। देखिए एक भी बॉन्ड नहीं है दोनों कार्बेटम के बीच में। तो यहाँ आप देख सकते हैं दो कार्बन के बीच में एक भी बॉन्ड नहीं है, बाकी अटैचमेंट्स जैसे हैं वैसे ही हैं। ओजोन जब आप ऐड करोगे डबल बॉन्ड टूटेगा, देखिए इस तरीके से हार्ट शेप में आपका ओजोन ऐड हो जाएगा, 3 ऑक्सीजन एटम आपके ऐड हो गए। तो एक ऑक्सीजन एटम ऊपर है, दो नीचे है, इसको कहते हैं ओजोनाइड। ओजोनाइड किसका, जो भी आपने एल्कीन ली है, जैसे आपने इथाइलिन लिया है तो इथाइलिन ओजोनाइड हो गया। इथाइलिन ओजोनाइड यहाँ पे क्या होगा, पानी की प्रेजेंस में टूटेगा, ये हाइड्रोलिसिस है। तो ये ओजोनाइड बनना, ठीक है, एडिशन ऑफ ओजोन इज की वजह से ओजोनाइड बना और फिर उसकी हाइड्रोलिसिस हो गई। तो ओजोनाइड फॉर्मेशन प्लस हाइड्रोलिसिस इज कॉल्ड एज ओजोनोलिसिस। तो ओजोनोलिसिस में दोनों चीजें आपको कॉम्बिनेशन में लेनी पड़ेंगी, हाइड्रोलिसिस भी ओजोन। हाँ, अगर क्वेश्चन आता है व्हाट हैपेंस व्हेन ओजोन रिएक्ट्स विद ईथीन, आप रिएक्शन यही रोक दीजिए, लेकिन हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो कैसे होगा समझिए। यहाँ पे क्या होगा, ये ओजोनाइड आपका बनता कहते हैं, यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं, कार्बन 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 पे 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे ओजोन ऐड हो गया। तो क्या होगा हाइड्रोलिसिस में, एक तो ये बॉन्ड टूटेगा और एक ये बॉन्ड टूटेगा। मैंने इस तरीके से कंबाइन करके दोनों बॉन्ड दिखा दिए। ऐसे ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा, ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा, तो इस तरीके से बॉन्ड का फिजन दिखा दिया है। तो अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन तो अलग हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड टूटने से कार्बन पे वैलेंसी फ्री हुई, ये बॉन्ड टूटने से ऑक्सीजन पे वैलेंसी फ्री हुई, तो बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो एक यहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाएगा HCH और डबल बॉन्ड हो। सेम यहाँ पे भी दो बॉन्ड टूटेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो HCHO। HCHO का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, HCH और नीचे डबल बॉन्ड हो। तो आप देख लीजिए यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो दो मॉलिक्यूल आपको किसके मिल गए, फॉर्मल्डिहाइड के, मिथेनॉल। हाइड्रोलिसिस के साथ साथ आपको जिंक लेना भी जरूरी है। जिंक अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो ये जो ऑक्सीजन जो अलग से रह गया था, ये जिंक के साथ कंबाइन करके क्या बना देता है, ZnO। तो अगर आप जिंक ले रहे हैं
तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम बोलेंगे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो ये ओजोनोलिसिस तो है बट रिडक्टिव है। तो क्या ऑक्सीडेटिव भी होती है? यस। अगर आप यहाँ जिंक नहीं लेंगे तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा एसिड में। एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन पे क्या देते हैं, सेम कार्बन डाइऑक्साइड, और फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडेशन पे देगा फॉर्मिक एसिड। तो अगर आप यहाँ पे फॉर्मिक एसिड बनाना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे आपको जिंक नहीं लेना है, लेकिन एल्डिहाइड आपको तभी मिलेगा आपको अगर आप जिंक यहाँ पे लेते हैं, तो वो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हो जाएगा अगर आप जिंक नहीं ले रहे हैं। तो जिंक इस ऑक्सीजन को कंट्रोल कर रहा है और रिएक्शन को यहाँ पे रोक रहा है। अब यहाँ पे आगे समझिए, अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम पे सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो आपको हमेशा एल्डिहाइड ही मिलेगा। डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम पे अगर हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है तो हमेशा आपको एल्डिहाइड ही मिलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि एल्डिहाइड अगर बनाना है तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम पे हाइड्रोजन, अब यहाँ दो हाइड्रोजन है तो फॉर्मल्डिहाइड मिला। सपोज करो यहाँ पे एक जगह एल्काइल ग्रुप होता, इसकी जगह मिथाइल होता, तो CH3CHO, आपको एक हायर एल्डिहाइड मिल जाता। C2H5 होता है यहाँ पे या यहाँ पे, तो एक H तो जुड़ा ही हुआ है, कम से कम एक H होना चाहिए एल्डिहाइड बनने के लिए। एक और तरीके से इसको रिएक्शन से समझते हैं, जैसे मैंने ये एल्कीन लिया, अब देखिए ये वाले डबल बॉन्ड के दो कार्बन एटम है, अगर मैं इसको फर्स्ट कार्बन एटम बोल देता हूँ और ये सेकेंड, तो फर्स्ट कार्बन एटम पे हाइड्रोजन नहीं है, डायरेक्टली अटैच है, लेकिन सेकेंड कार्बन एटम पे हाइड्रोजन आपका डायरेक्टली अटैच है, तो ये वाला पोर्शन देगा एल्डिहाइड और ये वाला पोर्शन देगा कीटोन। देखिए ओजोनोलिसिस आपने कराई, ओजोनाइड बना, डबल बॉन्ड टूट गया, और आपने बाकी जो अटैचमेंट से कार्बन के वो सेम है, आप चेक कर सकते हैं, लेकिन बीच में ओजोन आपका ऐड हो गया, तो ओजोनाइड बन गया। जो भी एल्कीन का नाम है उसके लिख के आगे ओजोनाइड लिख दीजिए। और फिर आपने इसकी हाइड्रोलिसिस कराई तो ये बॉन्ड एक यहाँ से टूटा, एक यहाँ से, बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, और ये बन गया आपका कीटोन। देखिए CH3 मतलब CH3 और बीच में डबल बॉन्ड हो, एसीटोन। और अगर इसमें देखें ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, इधर से टूटा, बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, तो ये बन गया एल्डिहाइड, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो ये बन गया एल्डिहाइड। और ये जो ऑक्सीजन बचा था ऊपर वाला, ये जिंक के साथ कंबाइन करके बना गया। तो एक हमें एल्डिहाइड और कीटोन ये कैसे तय हुआ, ये ऐसे तय हुआ कि यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड टूटने से इस कार्बन एटम पे हाइड्रोजन नहीं था तो ये कीटोन देगा, और जिस कार्बन एटम पे अगर एक भी हाइड्रोजन है तो ये देगा एल्डिहाइड। अब डिपेंड करता है कितने कार्बन एटम का एल्काइल ग्रुप है। अगर यहाँ भी H होता, जैसे पीछे यहाँ पे दोनों तरफ H था, तो 100% फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा। एक और बात समझने वाली है, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। अगर आप इथीन देखें तो दिस इज सिमेट्रिकल एल्कीन। तो सिमेट्रिकल एल्कीन जब आप यूज करते हैं तो एक ही कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल मिलते हैं, एक ही कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल मिलते हैं। और अगर आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन यूज करते हैं, ये अनसिमेट्रिकल है, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन हाइड्रोजन बराबर नहीं है, तो आप यहाँ पे जब ओजोनोलिसिस कराओगे तो दो अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। अब इसमें कौन सा एल्डिहाइड है, कौन सा कीटोन है, हाँ अगर यहाँ पे भी H होता तो दोनों तरफ कार्बन एटम के आपका क्या होता, बराबर हो जाता कार्बन और हाइड्रोजन। सपोज करो यहाँ H है, इसकी आगे भी H लिख दीजिए, CH3 यहाँ भी है, तो कार्बन और हाइड्रोजन बराबर हो गए, तो मेरे को एस्टल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ भी हाइड्रोजन आ गया तो ये भी एल्डिहाइड देगा, तो एस्टल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल मिल जाते हैं। लेकिन ये अनसिमेट्रिकल है, दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर आपको अलग अलग दो कंपाउंड मिलेंगे, कौन सा एल्डिहाइड कौन सा कीटोन, ये डिपेंड करेगा कि यहाँ क्या प्रेजेंट है। अगर मुझे ऑब्जेक्टिव करना है, सपोज करिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया और मुझे कहा ये एल्कीन का ओजोन से रिएक्शन किया, बताइए प्रोडक्ट क्या है, ABCD 4 चॉइस दी, तो मैं रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, इसी एल्कीन को लिखिए और बीच में से बॉन्ड को तोड़ दीजिए, एक ऑक्सीजन यहाँ लगाइए, एक ऑक्सीजन इधर, ये बन गया CH3CHO और ये बन गया क्या, एसीटोन। तो इस तरीके से यहाँ पे आप प्रोडक्ट पे डायरेक्ट भी पहुंच सकते हैं, बट सब्जेक्टिव पेपर में आपको रिएक्शन लिख के ही दिखाना पड़ेगा। अब एक और क्वेश्चन जो यहाँ बनता है कि एक एल्कीन है जिसकी ओजोनोलिसिस आपने कराई, यानी कि ओजोनाइड फॉर्मेशन और हाइड्रोलिसिस रिडक्टिव कराई है जिंक की बेंच में, और आपको ये प्रोडक्ट मिले, आपको बताना है कि ए एल्कीन कौन सी है। तो सिंपल चीज आपको ये करनी है कि दोनों ऑक्सीजन, देखिए इसी रिएक्शन को मैंने लिया है,
तो प्रोडक्ट यही मिले, एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन। और यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों के ऑक्सीजन हटाइए और दोनों कार्बन एटम को जहां पे ऑक्सीजन था इन्हें कनेक्ट कर दीजिए, आपको एल्कीन मिल जाएगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि ओजोनोलिसिस पे पूछे जाते हैं। तो आपको ख्याल क्या करना है कि पहले डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन है या नहीं है, उससे डिसाइड होगा कि एल्डिहाइड मिलेगा या कीटोन। दूसरा आपको ये डिसाइड करना है कि सिमेट्रिकल एल्कीन है या अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल है तो एक ही मॉलिक्यूल के, मतलब एक ही कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल मिलेंगे, अनसिमेट्रिकल है तो अलग अलग कंपाउंड मिलेंगे। और तीसरा, अगर आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हो तो डायरेक्ट डबल बॉन्ड को तोड़ के एक एक ऑक्सीजन लगा दो। और चौथा, अगर यहाँ पे आप प्रोडक्ट आपको बता रखें और आपको एल्कीन चाहिए तो ऑक्सीजन हटा के दोनों कार्बन एटम को डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दीजिए। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड भी एक पोलर कंपाउंड है, सिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल में कहीं पे भी H, कहीं पे भी HSO4 जोड़ दीजिए, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट मिल गया आपको। ये इथाइल है एंड दिस इज हाइड्रोजन सल्फेट। ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है। बट अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होगा, मार्कोनिकॉफ रूल, क्योंकि अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है और अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से प्रोपीन जो है नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन एटम पे जाएगा जहां पे कम हाइड्रोजन है, और ये आपको मिल जाएगा आइसोप्रोपाइल। अगर HSO4 हटा दो तो बची हुई चीज आइसोप्रोपाइल है। तो प्रोपाइल क्या होता है, जब प्राइमरी कार्बन एटम पे आप एक H कम कर दो और यहाँ HSO4 लगा दो तो ये बनता N प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। आइसोप्रोपाइल मतलब सेकेंडरी कार्बन एटम प्रोपेन का जो है उसका आपने एक H हटा के HSO4 लगाया है, क्योंकि यहीं पे लगेगा HSO4। इसके बाद है रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड का रिएक्शन फिर से सिमेट्रिकल एल्कीन में आप कराएंगे, कहीं पे भी H कहीं पे भी CN जोड़ दो। इसका नाम इथाइल साइनाइड है और इसे प्रोपेन नाइट्राइल कहते हैं, क्योंकि 1 2 3 तीन कार्बन एटम की चेन है प्रोपेन, और E ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि आगे N नाइट्राइल हमें लिखना है, तो AEIOY के अलावा ये लेटर है, इसलिए E ड्रॉप नहीं करेंगे। तो इथाइल साइनाइड एंड प्रोपेन नाइट्राइल आर वन एंड द सेम थिंग। इंपॉर्टेंट चीज फिर से यही है कि साइनाइड के अंदर CN है, तभी हमने इसको इथाइल बोल दिया, लेकिन नाइट्राइल के अंदर CN नहीं है, क्योंकि ये तीनों कार्बन एटम प्रोपेन के अंदर है। तो नाइट्राइल के अंदर CN का कार्बन एटम नहीं होता, साइनाइड में होता है, तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। प्रोपीन के अंदर अगर आप HCN ऐड करते हैं, अगेन मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन एंड अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। H कहाँ जाएगा, इस कार्बन एटम पे, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहां पे कम हाइड्रोजन है, और ये आइसोप्रोपाइल साइनाइड या 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल, IUPAC नेम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। 1 2 3 और 2 पे मिथाइल है। सेल्फ पॉलीमराइजेशन और सेल्फ एडिशन। इथीन के अंदर अगर आप N मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, N रेंज करती है 500 से 1000 के बीच में। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर अगर आप सब्जेक्ट करते हैं इथीन को तो क्या होगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, और ऐसे N मॉलिक्यूल्स में डबल बॉन्ड टूट गया तो दोनों कार्बन एटम पे वैलेंसी फ्री हो जाएगी, सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ना शुरू हो जाएंगे और ये बन जाएगा इथीन का पॉलीमर, जिसे पॉलीइथीन बोलते हैं, या पॉलीथीन बैग्स जो आजकल हम यूज करते हैं, पॉलीइथाइलिन या पॉलीइथीन इसी को कहा जाता है। अब ये लो डेंसिटी भी होता है, हाई डेंसिटी भी होता है। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन बनानी है, N की वैल्यू कम लीजिए, हाई डेंसिटी बनानी है थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा। हाई डेंसिटी वाले जो होते हैं वो पॉलीथीन्स, वो बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अभी तक हमने जितने पढ़े ये पीछे एडिशन रिएक्शन थे सारे के सारे, लेकिन सब्स्टिट्यूशन भी होता है कि डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स में, आंसर इज यस, लेकिन होता हाई टेम्परेचर पे। यहाँ डबल बॉन्ड इंटैक्ट रहेगा, देखिए डबल बॉन्ड यहाँ भी प्रेजेंट है, बट ये जो कार्बन एटम है, डबल बॉन्ड जिन कार्बन एटम में उससे पहला कार्बन एटम उसे अल्फा कहते हैं, यहाँ का एक H हटेगा और यहाँ पे क्या होगा, एक Cl आ जाएगा और दूसरा HCl के साथ बाहर निकल जाएगा, तो 3 क्लोरोप्रोपीन या अल्फा क्लोरोप्रोपीन आपको मिलेगा। ये सब्स्टिट्यूशन कैन बी डन इन एल्कीन्स एट हाई टेम्परेचर, लेकिन डबल बॉन्ड आपका इंटैक्ट रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। केमिकल ऑक्सीडेशन, बेयर्स रिएजेंट आपने यूज किया है। व्हाट इज बेयर्स रिएजेंट, जब आप एल्कलीन KMnO4 यहाँ बनाते हैं, यानी कि KMnO4 आपको 1% लेना है एल्कली के अंदर, तो 1% आपका ये होना चाहिए, 1% से ज्यादा है तो बेयर्स रिएजेंट नहीं कहेंगे। तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में इथीन आपने लिया, वाटर लिया,
ऑक्सीजन, तो इस ऑक्सीजन को आपने इस H के साथ जोड़ दो तो 2H हो जाएंगे। अब 2H यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटेगा, एक OH इधर एक OH इधर, और ये बन जाएगा इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल्स क्या होते हैं? जब एक ऐसा एल्कोहल जिसमें एक ही मॉलिक्यूल में दो OH ग्रुप होते हैं, जब एक OH ग्रुप होता है तो उसे एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, ये ग्लाइकॉल्स कॉमन नेम है जहाँ दो OH ग्रुप हो, तो इथाइलिन OH को छुपा लो तो बची हुई चीज इथाइलिन है और दो OH आ गए, इथाइलिन ग्लाइकॉल। और इथेन 1,2 डायॉल भी इसको बोल सकते हैं, या यूपीएससी नेम है। तो इसका पर्पलिश पिंक कलर जो होता है KMnO4 का, वो डीकलराइज हो जाता है। ये भी टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन है। पीछे हमने ब्रोमीन का पढ़ा था कि रेडिश ब्राउन कलर डीकलराइज हो रहा है, दूसरा टेस्ट ही है। कंबशन, ये गैस, ये इथीन जो है वो आपका गैस वेल्डिंग में यूज होता है क्योंकि ऑक्सी इथाइलिन फ्लेम काफी हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है। तो कंबशन कैसे हो रहा है इथीन का ऑक्सीजन में? CO2 और वाटर, जो हीट निकलती है उससे मेटल जो है पिघला के उनको वेल्डिंग की जाती है। इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ मस्टर्ड गैस, लास्ट रिएक्शन। वर्ल्ड वॉर में मस्टर्ड गैस यूज की गई थी, वर्ल्ड वॉर 1 में। काफी डिस्ट्रक्टिव और पॉइजनस गैस होती है। दो इथीन के मॉलिक्यूल लीजिए, तो देखिए इथीन के मॉलिक्यूल को आप Cl और S अभी छोड़ दीजिए, इथीन का मैंने डबल बॉन्ड तोड़ दिया। यहाँ पे CH2 एक एक वैलेंसी फ्री दोनों कार्बन पे, यहाँ पे भी दो मॉलिक्यूल नहीं है। यहाँ पे भी CH2 का डबल बॉन्ड तोड़ दिया, एक वैलेंसी इधर एक वैलेंसी इधर, बीच में सल्फर लिख दीजिए दोनों वैलेंसी को कनेक्ट करके, और इधर Cl। दिस इज कॉल्ड ए मस्टर्ड गैस। एक सल्फर जो बचा है ये बाहर चला जाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ मस्टर्ड गैस, जिस काफी डेडली पॉइजनस गैस थी जो वर्ल्ड वॉर 1 में यूज की गई।